किसी शहर में एक रात भयंकर बरसात हो रही थी। चारों तरफ बाढ़ आई हुई थी। किसी बंगले के बाहर एक गाय बंधी थी। वो आधी आधी डूबती जा रही थी। तभी किसी तरह उसने खुद को खूंटे से आजाद किया और सीधा दरवाजा तोड़ते हुए पहले बंगले के अंदर घुसी और फिर किसी कमरे में घुस गई। वहां पर एक औरत और एक आदमी सो रहे थे। वो दोनों गाय को देखकर डर गए और तुरंत बेड से नीचे उतर गए। आहा, समधी जी, समधन जी, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है आप लोगों ने? ये घर है या तबेला? बेड खाली देखकर वो गाय उसी बेड पर लेट गई। उन दोनों की आवाज सुनकर उनके समधी, समधन, राधिका, दामाद, अजय सब अंदर आ गए। अरे क्या हुआ कौशल्या जी? समधन जी, ये देखिए, तुम्हारी गवार गरीब बहू के ससुराल वालों की गाय हमारे बेड पर लेटी हुई है। पूरा कमरा गंदा कर दिया इसने। मम्मी पापा जल्दी यहाँ से निकल जाइए। मेरे ससुराल वाले आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अरे बहू, हम लोग सो रहे थे, हमें क्या पता ये गाय कहाँ से आ गई। आप लोग दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए, तब तक मैं ये कमरा साफ करवाता हूँ। बहू, अजय बेटा, उन्हें लेकर जाओ। अजय और राधिका उन्हें लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उसके सास ससुर गुस्से में घर के बाहर बरामदे में आए तो देखा गरीब काली बहू ममता के माता पिता बेचारे बरामदे में जमीन पर लेटे हुए थे। बारिश की वजह से वहाँ भी पानी भर चुका था। ओए बुढ़े बुढ़िया, इतनी बाढ़ में तुम लोग को नींद कैसे आ रही है? चलो उठो जल्दी से। आवाज सुनकर वो दोनों उठ खड़े हुए। घनघोर बारिश अभी भी हो रही थी। उन सब की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका छोटा बेटा विक्रम और ममता भी बाहर आ गए। सासू माँ, ससुर जी, क्या हुआ? पहली बात तो तू अपनी काली सूरत लेकर मेरे सामने मत आया कर। बेटी भी काली, माँ बाप भी काले। देखना तेरे मायके वाले सब कुछ काला ही कर देंगे। तूने अपने मायके वालों को तो बुला ही लिया, अपना जानवर भी लेकर आ गई। वो गाय समधन जी के कमरे में घुस गई और बेड पर सो रही है। समधन जी, मेरी गाय बहुत सीधी है, वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी अपनी गाय को बाहर लेकर आता हूँ। ममता के पिता गाय को उनके कमरे से बाहर ले आए और घर के पीछे बांध दिया। वहाँ छप्पर पड़ा हुआ था तो पानी से थोड़ी राहत थी। खैर, गाय को बांधकर जैसे वो वापस आए वैसे ही ममता की सास बोली, अब जल्दी से पूरा कमरा साफ करो, सारा बिस्तर गंदा हो गया है, उसे भी धो दो। माँ, आधी रात का समय है, बारिश भी हो रही है। एक तो वैसे भी उन्हें यहाँ बाहर सुला देती हो, रात भर सफाई करेंगे तो सो भी नहीं पाएंगे। देख बेटा, अगर उन्हें यहाँ रहना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। रहने दो दामाद जी, हम लोग अभी कमरा बिस्तर सब साफ कर देते हैं। इतना बोलकर ममता के माँ बाप उस कमरे में गए और पूरे कमरे की साफ सफाई करने लगे। सुबह तक सारा कमरा बिस्तर सब साफ हो गया। सुबह भी घनघोर बारिश हो रही थी। साफ सफाई करके ममता के माँ बाप घर के बाहर बरामदे में बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ बड़ी गोरी बहू राधिका के माँ बाप एक आलीशान कमरे में अभी तक सो रहे थे। राधिका की सास बड़े प्यार से उन दोनों को सोते हुए देख रही थी। ये दोनों असल में मेरे समधी समधन कहलाने के लायक हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे लेवल के हैं। पता नहीं विक्रम ने किन भक्खमंगों से शादी कर ली। तभी उसकी नजर ममता पर गई जो पूजा कर रही थी। हे ईश्वर, मेरे माता पिता की हमेशा रक्षा करना और हमें इस मुसीबत से बाहर निकालना। तभी पीछे से उसकी सास आई। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तेरी काली सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। वो भागकर किचन में गई और अपनी मुट्ठी में ढेर सारा आटा भर लाई। फिर ममता के मुंह पर उड़ेल दिया। तेरी सूरत इतनी काली और बदसूरत है ना कि मैं तुझे फेस टू फेस ऐसे तुझसे बात भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने तुझे सफेद कर दिया। अब जल्दी से जा, चाय नाश्ता बना, इससे पहले कि मेरे समधन और समधी जी उठ जाएं। लेकिन सासू माँ, मेरे माता पिता तो रात भर सोए ही नहीं। इतने में उसकी सास ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तुझ कलूटी को तो छूने वाला भी नहीं है। अरे मैं तेरे माँ बाप की नहीं, अपनी गोरी बहू के गोरे अमीर माँ बाप की बात कर रही हूँ। अगर एक सेकंड भी लेट हुआ और मेरे समधी समधन जरा भी नाराज हुए तो तुझे इतना मारूंगी कि अगले जन्म में भैंस बनकर पैदा होगी। वैसे भैंस तो तू इसी जन्म में लगती है। ममता बेचारी रोते रोते किचन में गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। उसकी जेठानी राधिका दूर से ये सब देख रही थी। सासू माँ इस काली औरत को और इसके काले कलूटे माँ बाप को अच्छा सबक सिखाती रहती हैं, लेकिन इससे एक फायदा है, मुझे इस घर का कोई काम नहीं करना पड़ता। गोरे होने का एक फायदा तो मिला। खैर, ममता ने जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बनाया और राधिका के माता पिता के कमरे में पहुंचा भी दिया। फिर अपने सास ससुर, पति, जेठ और जेठानी को भी नाश्ता दिया और सबसे आखिर में वो नाश्ता लेकर अपने माँ बाप के पास पहुंच गई। लेकिन तभी वहां पर उसके सास ससुर पहुंच गए और नाश्ते की थाली में इतनी जोर से हाथ मारा कि सारा नाश्ता सड़क पर गिरकर पानी में बहने लगा।
तुम तीनों काले लोगों ने हमारी जिंदगी काली कर रखी है। पैसा क्या पेड़ पर उगता है? अब तुम लोगों को खाना नाश्ता तभी मिलेगा जब कुछ कमा कर लाओगे। सासू माँ, एक बेटी के सामने तो उसके माँ बाप की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए। अरे हो गया होगा तो क्या हुआ, कम से कम इस धरती से काले लोगों का बोझ कम हो जाएगा। इतना बोलकर उसके सास ससुर घर के अंदर चले गए। राधिका और उसके माँ बाप दूर से ये सब देखकर मजे ले रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चल बेटी, सुबह का तमाशा तो हमने देख लिया, अब देखते हैं ये भिखमंगे लोग पैसे कमा कर ला पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ममता बेचारी रोने लगी। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बेटी, एक बार पूरा तमाशा देख लेते हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। ममता के माँ बाप बेचारे बारिश में ही बिना छाते के वहाँ से जाने लगे। बाहर इतनी बाढ़ आई हुई थी कि उनका आधा आधा शरीर पानी में डूब गया। फिर भी वो लोग चलते चले जा रहे थे। विक्रम दूर से उन्हें देख रहा था। ममता, क्या तुम्हारे माँ बाप सच में इतनी बाढ़ में काम ढूंढने गए हैं? इसके अलावा और दूसरा रास्ता भी क्या था विक्रम? ममता, तुम तो जानती ही हो ना, मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर हर महीने की पहली तारीख को मैं और भैया अपने माँ बाप को पैसे ना दे तो ये लोग हमें भी ताने मारने लगते हैं। ममता बेचारी दोपहर का खाना बनाने लगी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। खैर तभी राधिका के माँ बाप ने राधिका के सास ससुर को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ पर राधिका और बड़ा भाई अजय भी मौजूद थे। अरे गोरी बहू, क्या हो गया? समधन जी, समधी जी, कोई तकलीफ हो गई क्या? अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। क्यों बुलाया आपने हमें? अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें जरा आपसे एक काम था। अरे तो इतना सोच क्यों रहे हैं? अगर आप लोग बोल दें तो हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। पिताजी, आप लोग इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करने लगते हो? पहले उनकी बात तो सुनिए। अजय नाराज होकर वहाँ से चला गया। समझी जी, बात दरअसल ये है कि बरसात की वजह से हमारी कंपनी में सारा माल बर्बाद हो गया है। हमें ऑर्डर भी कंप्लीट करके देना है, तो क्या आप हमें 50 लाख रुपए दे सकते हैं? हम ब्याज भी देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे भला ब्याज क्यों लेंगे? उसके ससुर ने तुरंत अपनी अलमारी से 50 लाख रुपए लाकर उन्हें दे दिए। खैर धीरे धीरे रात होने लगी। भयंकर बरसात अभी भी जारी थी। अजय और विक्रम भी काम से लौट आए। इधर ममता को तेज बुखार और चक्कर आ रहे थे और वो घर के बाहर अपने माँ बाप का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में उसके माँ बाप वापस आ गए और सीधा अंदर जाकर उसके सास ससुर को पैसे दे दिए। ये क्या है? सिर्फ 400 रुपए? समधन जी, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, मेहनत मजदूरी में तो इतना ही मिलता है। ममता को ये देखकर गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। खैर वो फिर से सबके लिए रात का खाना बनाने लगी। तभी अचानक उसका बुखार तेज हो गया और वो वहीं बेहोश हो गई। तभी विक्रम वहाँ भागते हुए आया। ममता, अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ ममता? उसके चेहरे पर पानी डालकर विक्रम उसे होश में लाया और गोद में उठाकर सीधा कमरे में ले गया। तभी ममता के सास ससुर और राधिका भी वहाँ पर आ गए। तेरे नाटक खत्म नहीं होते, जा जल्दी से खाना बना जाकर। माँ, आप एक नंबर की जल्लाद हो क्या? बेचारी बीमार है, फिर भी आपको उस पर तरस नहीं आ रहा? देवर जी, बीमारी का बहाना तो मैं भी कर सकती हूँ, पर मैं काम से बचने के लिए ऐसा नहीं करती। खैर ममता ने किसी तरह खाना बनाया। पहले उसने सबको खिला दिया, फिर अपने माँ बाप को भी खिलाने लगी। सुबह होते ही ममता के माता पिता फिर से कहीं काम पर निकल गए और इधर राधिका के माँ बाप ने एक बार फिर से 50 लाख रुपए उसके सास ससुर से मांग लिए। धीरे धीरे ये रोज का काम हो गया था। कोई न कोई बहाना बनाकर राधिका के माँ बाप उसके सास ससुर से पैसे ले लेते थे और वहीं दूसरी तरफ ममता के माँ बाप किसी तरह मेहनत मजदूरी करके उन्हें 400 रुपए हर रोज दिया करते थे। तभी एक रोज अचानक बरसात में ही ममता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि सब घबरा गए। माँ, हमें ममता को तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। चुप कर, तूने अपनी पसंद से उस कलूठी लड़की से शादी की थी ना, तो अब तू ही संभाल उसे। वो लोग राधिका को लेकर अपने काम में लगे रहे। इधर ममता बेहोश पड़ी रही। तभी विक्रम भागकर उसे उठाकर अस्पताल ले गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि उसका इलाज तुरंत शुरू करना होगा वरना हालात बिगड़ सकते हैं। तभी अचानक पीछे से पुलिस भी आ गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक हुआ क्या। विक्रम बेटा, ये सब क्या है? देखिए, आपकी समधन और समधी एक नंबर के फ्रॉड है। इनकी बेटी राधिका भी फ्रॉड है।
ये लोग अपनी बेटी की खूबसूरती का फायदा उठाकर अमीर लोगों से शादी करते हैं और उनसे पैसे लूटते रहते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ममता के माता पिता का। दोनों बहुत जासूस हैं। ये दोनों एक सीक्रेट मिशन पर थे, इसीलिए आपके घर पर रुके हुए थे। माय प्लेजर इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको। पुलिस राधिका और उसके माँ बाप को गिरफ्तार करके ले गई। समधी जी, समधन जी, हम गरीब नहीं हैं। हमने जानबूझकर ममता की शादी विक्रम के साथ की क्योंकि हमें राधिका और उसके माँ बाप को पकड़ना था। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। खैर, ममता के पिता ने अस्पताल की सारी फीस भरी। कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से वो सारा पैसा जो राधिका के माँ बाप ने उनसे लूट लिया था, वो अजय के माता पिता को वापस मिल गया। उस दिन के बाद सारे लोग ममता और उनके माँ बाप की बहुत इज्जत करने लगे। अगले दिन ममता के माता पिता अपने घर वापस लौट गए। इधर ममता अपने सास ससुर, अपने पति विक्रम और जेठ जी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। भयंकर बारिश में ममता जैसे ही ब्याह कर ससुराल पहुंची, वैसे ही गृह प्रवेश के बाद उसने दीवार पर देखा एक बैंगन की तस्वीर टंगी हुई थी, जिस पर फूलों की माला भी चढ़ी थी। खैर, तभी उसकी ननद बोली, माँ, इससे पहले कि बारिश बंद हो जाए, जल्दी से पहली रसोई की रस्म कर लो। चलो सब लोग बैंगन के खेत में चलो। लेकिन सासू माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बहू, हमारे गांव की परंपरा है कि हम लोग बारिश में बैंगन के खेतों में बैठकर बैंगन के पकोड़े बनाते हैं और वहीं खाते हैं। ममता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा सवाल पूछ पाती, उसकी सास उसका हाथ पकड़कर बैंगन के खेतों की तरफ चल पड़ी। उसका ससुर, जेठ, जेठानी और ननद भी उसके पीछे पीछे चलने लगे और थोड़ी ही देर में सारे लोग बैंगन के खेतों में पहुंच गए। खेतों में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, कीचड़ भी हो गया था। बहुत सारे बैंगन उगे हुए थे। वहीं पर बैंगन की एक छोटी सी झोपड़ी भी बनी हुई थी। बहू, इस बैंगन की झोपड़ी के अंदर मिट्टी का चूल्हा है, सारा सामान वहीं रखा हुआ है। जल्दी से बैंगन के पकौड़े बना कर लाओ। और हाँ, इस खेत में जितने भी बैंगन हैं सब तोड़ लो क्योंकि पूरा गांव खाएगा। ममता ने बारिश में भीगते हुए सारे बैंगन तोड़ लिए और बैंगन से बनी झोपड़ी के अंदर जाकर पकौड़े बनाने लगी। धीरे धीरे वहां पर पूरा गांव आ गया। सब कीचड़ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद अंदर से ममता ने आवाज लगाई, सासू माँ, बैंगन के पकौड़े बन चुके हैं, सब लोग अंदर आ जाइए। देवरानी जी, सारे पकौड़े लेकर बाहर आ जाइए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ममता, जितना बोला है उतना करो। ये सब हमारी परंपरा का हिस्सा है। परंपराओं पर ज्यादा सवाल नहीं करते, वरना बैंगन की तस्वीर के बगल में तुम्हारी तस्वीर भी टंग जाएगी। अपने जेठ की ये बात सुनकर ममता डर गई, इसलिए वो सारे पकौड़े लेकर बाहर बारिश में आ गई तो देखा पूरा गांव कीचड़ में ही बैठा था। अरे गजोधर भाई, विक्रम अभी तक नहीं आया, बस यही प्यार था उसका। इतने में एक लड़का बाइक से आया और तुरंत खेतों में लोट लोट कर रोने लगा। निधि, निधि क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर? सासू माँ, ये कौन है और निधि कौन है? अरे बहू, तुम पकोड़े परोसो, ये तो दिल फेंक आशिक है। चुप कर तू रोना धोना, हम तो नहीं रो रहे, जबकि हमें तो ज्यादा रोना चाहिए। ससुर जी, आप लोगों को क्यों रोना चाहिए? बहू, आज के बाद ज्यादा सवाल जवाब मत करना, चुपचाप पकौड़े खिलाना शुरू करो सबको। तो सारे लोग वहीं कीचड़ में बैठकर पकौड़े खाने लगे, लेकिन बारिश में सारे पकौड़े भीग रहे थे। फिर भी सारे लोग बड़े ही चाव से खा रहे थे। तभी ममता मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी परंपरा है? सारे पकौड़े तो बारिश में बेकार हो गए, पता नहीं कैसे ये लोग खा रहे हैं। अब अगर दोबारा कोई सवाल किया तो ससुर जी और सासू माँ गुस्सा हो जाएंगे। चुपचाप मैं भी खा लेती हूँ। तो इस तरह सारे लोग बैंगन के पकौड़े खाकर अपने अपने घर चले गए। आज ममता और विनोद की सुहागरात थी। विनोद जी, क्या आप इस परंपरा के रहस्य के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? अरे ममता, परंपराओं पर ज्यादा सवाल नहीं करते। तुम ठहरी शहर की पढ़ी लिखी, अगर हमने बता भी दिया तो तुम मजाक उड़ाओगी। नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगी, बताइए ना। चुपचाप सो जाओ। ममता चुपचाप सो गई। रात भर भयंकर बारिश होती रही। तभी ममता के सपने में एक गर्भवती औरत आई। वो बारिश में बैंगन के खेतों में खड़ी थी। भाभी, भाभी, मुझे आजाद करो मुझे। अचानक ममता की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे सपने में वो गर्भवती लड़की कौन थी? वो भी बैंगन के खेतों में ही खड़ी थी। कहीं इस लड़की का कोई संबंध बैंगन से तो नहीं? अभी भी लगातार बारिश चालू थी। ममता जल्दी से उठ गई और जैसे ही बाहर हॉल में आई, वैसे ही अचानक उसकी नजर एक बार फिर से बैंगन की तस्वीर पर गई। पता नहीं बैंगन की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है इन लोगों ने। अगर मैं कोई सवाल पूछूंगी तो सारे लोग मुझे ही डांटने लगेंगे।
खैर उसके बाद ममता जैसे ही किचन में जाकर चाय बनाने लगी, वैसे ही वहां पर उसकी जेठानी, ननद और सास आ गए। अरे छोटी बहू, हम लोग चाय नहीं पीते बारिश में। हम लोग फिर से खेतों में चलेंगे और पूरे गांव के साथ बैंगन के पकौड़े खाएंगे। लेकिन सासू माँ, सारे बैंगन तो हमने कल ही तोड़ लिए थे। तू खेतों में चल, तुझे सब पता चल जाएगा। सारे लोग जैसे ही खेतों में पहुंचे तो देखा वहां पर ढेर सारे बैंगन उगे हुए थे। वही लड़का विक्रम भी आ गया। आसमान में बादल काले थे और भयंकर गर्जना के साथ बारिश हो रही थी, जो किसी का भी दिल दहला दे। ममता उन बैंगनों को देखकर दंग रह गई। सासू माँ, हमने कल सारे बैंगन तोड़ लिए थे, तो फिर एक रात में ही इतने बड़े बड़े बैंगन कैसे उगाए? माँ जी, इसे सच्चाई बता क्यों नहीं देती? मेरी निधि। बहू, ये थोड़ा पागल है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। और ये बैंगन साधारण नहीं है, ये एक चमत्कारी खेत है। आज के जमाने में आप कैसी बातें करती हो? देखा, तभी हम बहुत सी बातें तुझसे छुपा रहे। चल अब सारे बैंगन तोड़ और पकौड़े बना। ममता को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। खैर वो सारे बैंगन तोड़कर बैंगन की झोपड़ी के अंदर ले गई और थोड़ी देर में ढेर सारे बैंगन के पकौड़े बनाकर ले आई। सारे लोग कीचड़ में लौट रहे थे, लेकिन पकौड़े देखते ही सारे लोग बैठ गए। लेकिन इस बार ममता अपनी साड़ी के पीछे चुपके से छाता छुपा कर लाई थी। चलो अब जल्दी से पकौड़े खाओ सब लोग। तो इस तरह एक बार फिर से सारे लोग बैंगन के पकौड़े बड़े ही मजे से खाने लगे। लेकिन पकौड़े पानी में भीग रहे थे, इसलिए मैं छाता लगा देती हूँ ताकि पकौड़े भीगे नहीं। ममता ने जैसे ही छाता लगाया, वैसे ही विक्रम ने ममता के हाथ से छाता छीनकर उसको तोड़ डाला। माँ जी, आपने अपनी बहू को अकल नहीं सिखाई? अरे विक्रम बेटा, हम पकौड़े खाने में इतने व्यस्त हो गए कि ध्यान ही नहीं दिया। बहू, छाता वाता लाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भीगते हुए पकौड़े खाओ। बेचारी ममता भी कीचड़ में भीगते हुए बैंगन के गीले पकौड़े खाने लगी। लेकिन तभी उसकी ननद रोने लगी। दीदी, आपकी बहुत याद आती है काशम। ननद जी, क्या हो गया? कौन दीदी? इससे पहले कि ननद कुछ बता पाती, उसकी सास ने बीच में टोक दिया। अरे कुछ नहीं बहू, गांव की एक लड़की को ये दीदी मानती थी। उसे भी बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद थे, पर उसकी शादी हो गई, इसलिए जब भी हम बैंगन के पकौड़े खाते हैं तो इसे उसकी याद आने लगती है। तो इस तरह सारे लोग पकौड़े खाकर एक बार फिर से घर वापस आ गए। लेकिन रात में वही गर्भवती औरत फिर से उसके सपनों में आई। मुझे आजाद करो भाभी, मुझे आजाद करो। ममता फिर से चौंक कर उठ गई। ये लड़की क्यों बार बार मेरे सपनों में आती है? विक्रम भी किसी लड़की के लिए रो रहा था, मेरी ननद भी किसी को दीदी कहकर रो रही थी। ये सपनों वाली लड़की मुझे भाभी बुला रही थी। कहीं ये सब आपस में कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं? अगर ससुराल वालों से पूछूंगी तो गुस्सा करने लगेंगे। हाँ, उस विक्रम नाम के लड़के से मिलकर कुछ पता करती हूँ। बारिश में छुप छुप कर ममता पूरे गांव में विक्रम का पता लगाने लगी, लेकिन इस नाम का लड़का उसे पूरे गांव में नहीं मिला। वो थक हार कर वापस आ गई। कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपाया जा रहा है मुझसे। तो अब ये रोज का काम हो गया था। हर रोज उन खेतों में बैंगन उगाते थे और सारे लोग कीचड़ में बारिश में बैठकर पकौड़े खाते थे। लेकिन ममता को बहुत खलबली मची थी। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। एक रोज जब सारे लोग खेत में बैंगन के पकौड़े खा रहे थे, तब ममता किसी बहाने चुपके से विक्रम को बैंगन की झोपड़ी में ले गई। विक्रम, तुम आखिर हो कौन? इस गांव के तो नहीं हो। तुम किस लड़की के लिए रोते हो? ये सुनकर विक्रम जोर जोर से फिर से रोने लगा। फिर से रोने लगे तुम? दरअसल मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ, मैं आप लोगों का दामाद हूँ। इतने में उसके ससुराल वाले भी वहाँ आ गए। विक्रम, ये क्या कर रहे हो तुम? सासू माँ, आज मुझे सब कुछ जानना है। क्यों हम लोग यहाँ बारिश में बैंगन के पकौड़े खाते हैं? कैसे हर रोज बैंगन खुद ब खुद उगाते हैं? एक गर्भवती लड़की हर रोज मेरे सपनों में आती है और मुझे भाभी बुलाती है। कौन है वो लड़की? ननद जी भी किसी को दीदी दीदी कहकर रोया करती है। क्या वो तेरे सपनों में आती है? हम नहीं मानते। तभी अचानक आसमान में बादल काले हो गए और भयंकर गर्जना के साथ बारिश पहले से भी तेज होने लगी। दिन में रात हो गई। अचानक जोरदार तूफान आया और झोपड़ी उड़कर दूर चली गई। सारे गांव वाले भी वहाँ मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है बहन जी? ये सब बहू की वजह से हुआ है। लगता है उसकी आत्मा नाराज हो गई। इतने में उसी गर्भवती औरत की आत्मा वहाँ प्रकट हो गई। ये तो वही है जो हर रात मेरे सपनों में आती है। भाभी, दरअसल मैं आपकी बड़ी ननद हूँ और विक्रम मेरा पति है। ये सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सास ससुर और छोटी छोटी ननद सब रोने लगे। दीदी, आज तक आप हमें क्यों नहीं देखी? बेटी, रोना बंद करो। ममता, मैं तुम्हें अब सारी सच्चाई बताता हूँ।
दरअसल हमारी बड़ी बेटी निधि जब गर्भवती थी तब उसे भयानक कैंसर हो गया, इसलिए हमने उसे ससुराल से यहाँ बुला लिया। बचपन से ही वो अपने हाथों से बैंगन की खेती किया करती थी। इन्हीं खेतों में उसे बैंगन बहुत पसंद थे। भयंकर बारिश का मौसम था। अचानक निधि की हालत बहुत खराब हो गई। तुरंत हमने डॉक्टर को बुलाया। भाई साहब, माफ कीजिएगा, अब इनका बचना लगभग नामुमकिन है। इनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो पूरी कर दीजिए। इन सब के साथ साथ इनका बच्चा भी नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर साहब तो चले गए। फिर माँ, पिताजी, छुटकी, विनोद भैया, मैंने बचपन से अपने खेतों में बैंगन की खेती की है। सारा दिन मैंने वहीं बिताया है। मुझे बैंगन के पकौड़े बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ जब तक मैं जिंदा रहूं, हर दिन हम सारे लोग बैंगन के खेतों में बैठकर पकौड़े खाएं। निधि को पूरा गांव प्यार करता था, क्योंकि निधि सभी को बैंगन के पकौड़े बनाकर खिलाया करती थी। इसलिए हम सब गांव वाले मिलकर हर रोज निधि के साथ बारिश में इसी खेत में बैंगन के पकौड़े खाया करते थे। फिर एक रोज निधि ने इसी खेत में अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरते वक्त उसने कहा, मेरी आत्मा हमेशा इन बैंगनों में ही रहेगी। इसलिए हमने निधि की तस्वीर की जगह बैंगन की तस्वीर टांग दी, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि निधि हमारे साथ ही रहेगी। और हुआ ऐसा भी। निधि के मरने के बाद हम लोग सारे गांव वाले हर बारिश में इसी खेत में बैंगन के पकौड़े खाते थे और निधि को याद करते थे। और जैसे ही बैंगन खत्म हो जाते थे, अगले ही दिन बैंगन खुद ब खुद उग जाते थे, जिससे हमें पूरा भरोसा हो गया कि निधि की आत्मा इन्हीं खेतों में है। बहू, तुम ठहरी शहर वाली, अगर हम तुम्हें ये सब बताते तो तुम्हें पाखंड लगता, इसलिए हमने तुमसे ये बात छुपा रखी। हाँ पिताजी, वो बात तो सही है, लेकिन इतने साल बीत गए। ज्यादा मोह की वजह से मेरी आत्मा आजाद नहीं हो पा रही। मेरी आत्मा तड़प रही है। अब ये परंपरा बंद कर दीजिए ताकि मैं आजाद हो सकूं। मुझे लगता है निधि बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। उस दिन के बाद उन लोगों ने वो परंपरा बंद कर दी और निधि की आत्मा मुक्त हो गई। उन लोगों ने बैंगन की तस्वीर की जगह निधि की तस्वीर लगा दी और सब खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें